जिस तरह के वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे, जिस तरह से भरोसा लोगों ने उन वादों पर किया था, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके साथ धोखा हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं। जो सुरक्षा और शांति व्यवस्था की बात की गई थी, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। आम आदमी पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी जिस तरह से भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया, पॉलिटिकल लेवल पर जिस तरह से एक्सटॉर्शंस होने लगे, वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती पंजाब के लोगों के सामने बनी है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो जालंधर को माननीय मोदी जी ने दिया था, वो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी किस गति से और किस रास्ते से हो रहा है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कांग्रेस को देखा है, हमने अकाली को बहुत समय तक देखा, हमने आम आदमी पार्टी को भी थोड़े दिन में देख करके महसूस किया। अब अगर कोई विकल्प बचता है तो भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बाय इलेक्शन को लेकर जालंधर इन दिनों तमाम पार्टी लीडर्स के लिए एक गढ़ बना हुआ है। हर कोई अपने कैंडिडेट के हक में प्रचार कर रहा है, हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रही है। खैर, जनादेश क्या होगा वो दिन बहुत दूर नहीं है। 13 मई को साफ पता लग जाएगा कि जालंधर के लोगों ने किसके हक में अपना फैसला सुनाया है। पर बीजेपी की क्या रणनीति है, किन बातों को लेकर वो चुनाव मैदान में है, और अगर वो ये सीट जीतती है तो किस तरह से जालंधर के लिए काम किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। शेखावत जी, बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र जी, सबसे पहले बात जालंधर बाय इलेक्शन की ही करते हैं, क्योंकि इसी को लेकर आप जालंधर में हैं और चुनाव प्रचार जोरों से है। 10 मई को इलेक्शन होने हैं। खास बात यह है कि इस सीट को आप किस तरह से देखते हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस सीट पर इलेक्शन सिर्फ जीत के इरादे से लड़ रही है या फिर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के इरादे से? देखिए, दोनों चीजें बराबर जुड़ी हुई हैं। वोट प्रतिशत बढ़ेगा तभी जीत हासिल होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए चुनाव लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में जिस तरह की सुनामी आम आदमी पार्टी को लेकर के पंजाब ने देखी, बिल्कुल, पंजाब के लोगों ने जिस तरह से एक तरफा मतदान परिवर्तन के नाम पर आम आदमी पार्टी के हक में किया, जिस तरह के वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे, जिस तरह से भरोसा लोगों ने उन वादों पर किया था, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके साथ धोखा हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं, और वो सारा वादों का इंद्रजाल जो है वो बिखरा हुआ अब लोगों को महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो सलामती की बात की गई थी, जो सुरक्षा और शांति व्यवस्था की बात की गई थी, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। उल्टा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाला माफिया वो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ में आम आदमी पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी जिस तरह से भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया है, पॉलिटिकल लेवल पर जिस तरह से एक्सटॉर्शंस होने लगे, वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती पंजाब के लोगों के सामने बनी है। सुरक्षा के साथ साथ में जिस तरह के वादे किए गए थे, चाहे महिलाओं के साथ में किए गए थे, युवाओं के साथ नौकरी के किए गए थे, किसानों के साथ जिस तरह के वादे किए थे, एक भी वादा कहीं भी पूरा हुआ लोगों को नजर नहीं आता। अतः भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस अपेक्षा भाव के साथ में कि हमने कांग्रेस को देखा है, हमने अकाली को बहुत समय तक देखा, हमने आम आदमी पार्टी को भी थोड़े दिन में देख करके महसूस किया। अब अगर कोई विकल्प बचता है तो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी पंजाब की जनता सामान्यतया, मैं केवल जालंधर के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहता, पूरे पंजाब के परिप्रेक्ष्य में सामान्यतया लोग इस आशा से देखने लगे। जहां किसान आंदोलन के समय में हमारे प्रति जिस तरह की घृणा पैदा की गई थी, अनटचेबल जैसी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की थी,
गांव तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी हमारे लिए कोई दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। विधानसभा का चुनाव आते आते जिस तरह से हमने कैंपेन को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रति घृणा का भाव समाप्त हुआ, लेकिन स्वीकार्यता में कहीं कमी थी। इसके चलते हमारा वोट प्रतिशत बेशक बढ़ा हो, लेकिन हम उस वोट को सीटों में रूपांतरित नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं भरोसे के साथ में एक बात कह सकता हूं कि आज वो स्वीकार्यता जो है वो बढ़ करके अपेक्षा की तरफ बढ़ रही है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी से की तरफ अपेक्षा भाव की दृष्टि से देख रहे हैं कि यदि इन सब संकटों का समाधान, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब इकोनॉमिकली जो है बहुत फ्रिजाइल पोजीशन पर खड़ा है, इन सब समस्याओं का समाधान यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए लोगों का रुझान भी सर्वदूर पूरे जालंधर लोकसभा क्षेत्र में, गांव हो, कस्बे हो या जालंधर महानगर हो, सब तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। लोगों का साथ मिल रहा है पार्टी निश्चित रूप से। गजेंद्र जी, एक और सवाल, जिस तरीके से पार्टी में दूसरी पार्टियों से नेता आ रहे हैं दल बदल कर, ना सिर्फ उन्हें पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है बल्कि बहुत अच्छी पोजीशंस भी दी जा रही है, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर विरोधी सुर, बागी सुर सामने आ रहे हैं, तो उसे मैनेज करने के लिए पार्टी क्या करेगी, क्योंकि 2024 में जनरल इलेक्शन भी है। देखिए, मैं एक बार आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जब हम पहुंचे थे 80 के दशक तक, भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटा सा, जनसंघ उस समय बहुत छोटे से क्षेत्र में काम करने वाली, शहरों में काम करने वाली पार्टी थी। 80 से लेकर के इंदिरा गांधी जी के हत्या के दौर तक जब हम 2 सीटों तक सिमट गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी लिमिटेड एरियाज में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी। आज वहां से निकल करके भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। जितने लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए, चाहे वो नेता होंगे, चाहे वो कार्यकर्ता होंगे, चाहे वो मतदाता होंगे, वो ऐसा तो नहीं है कि पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा था, लेकिन वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ में जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अपना नेता स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप काम करना स्वीकार किया। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन का प्रोसेस यही होता है। आज बाहर से इतने लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आप जालंधर के चुनाव को उठा करके देखिए, बिल्कुल, जो कैंडिडेट है वो अकाली पृष्ठभूमि का है, बिल्कुल, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए पूरी ताकत के साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से लेकर के केवल ढिल्लों जी से लेकर के अरविंद खन्ना से लेकर के राणा सोढी से लेकर के इतने बड़े बड़े कांग्रेसी दिग्गज उनका प्रचार कर रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, और भारतीय जनता पार्टी का काडर तो कर ही रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीकार्यता बढ़ी है, और साथ साथ में जिस तरह से सभी आइडियोलॉजी के लोग आकर के अंत में भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत जिस दृष्टिकोण से बढ़ने लगी है और जिस गति से बढ़ने लगी है, आने वाले समय में पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रभावी और प्रमुख राजनीतिक दल होने वाला है। मानते हैं कि काडर में कहीं ना कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है, सब जो बाहर से आ रहे हैं उनको खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई असंतोष होगा। ठीक है, एक बार सामान्यतया, क्योंकि राजनीति सहज प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, यहाँ हर एक व्यक्ति अपने लिए बाहर से आने वाले व्यक्ति को चुनौती ऐसा मानता ही है, लेकिन फिर भी जब पार्टी की लीडरशिप इस दृष्टिकोण से काम करती है, सबको बराबरी के दृष्टिकोण से देखती है, सबको साथ लेकर के चलने का भाव होता है, मुझे लगता है कि ये जो मन में कुछ असुरक्षा के भाव कहीं किसी स्तर पर आते होंगे, वो भी ठीक से पार्टी के लीडर्स अगर पार्टी को संभालते हैं, ऑर्गेनाइजर्स अगर ठीक से संभालते हैं, तो उन चीज वो संकट लंबे नहीं बनते। शेखावत जी, अगला सवाल हेट स्पीच को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार हेट स्पीच का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर कह चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषणों का वो उदाहरण पेश कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस तरीके से हेट स्पीच की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे साथ 90 से ज्यादा बार इस तरह के घृणास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मुझे गाली दी गई है,
लेकिन हर गाली के साथ में मेरा देश के लिए काम करने का कमिटमेंट और बड़ा होता है। निश्चित ही जिस स्तर पर कांग्रेस पार्टी अपनी सिमटते हुए जनाधार के कारण से उपजीवी खींच के चलते पहुंच गई है, इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसने 55 साल तक देश में एक छत्र राज्य किया है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस स्तर पर आकर के बात करेंगे। केवल खड़गे साहब ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने भी जिस तरह से बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के सारी सीमाओं को लांघते हुए, केवल व्यक्ति के प्रति ही नहीं, देश के संबंध अन्य देशों के साथ में बिगड़ सकते हैं, इस संभावना को जानते हुए भी अन्य देशों के साथ में भारत के संबंधों को बिगाड़ सकने वाले स्टेटमेंट्स दिए और लगातार दिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए लोगों को आत्मावलोकन करके इस दिशा में सोचना चाहिए। बजरंग दल पर बैन की बात भी कांग्रेस ने कही है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये जो नया विषय प्रारंभ हुआ है, देखिए कांग्रेस के लिए नया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा था। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम कपोल कल्पना है, ये केवल कथानक में लिखी हुई कहानी भर है। जो देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, जो देश के करोड़ों, देश ही नहीं दुनिया भर के, आज थाईलैंड में चले जाइए, वियतनाम में चले जाइए, दुनिया भर के अनेक देश ऐसे होंगे, इंडोनेशिया में चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, जो भगवान राम के प्रति, रामायण के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हुए इस तरह के आधिकारिक स्टेटमेंट राइटिंग में दिए गए। उस पार्टी के लोग यदि हनुमान के अस्तित्व को नकारेंगे या हनुमान के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, बजरंग बली की जय पर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, यह अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन अब मेरा प्रश्न तो यह है कि अब कांग्रेस पार्टी के दूसरे लीडर्स को, कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी क्या यही स्टैंड रहेगा, क्या कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में भी यही स्टैंड रहेगा और देश के अन्य प्रांतों में भी यही स्टैंड रहेगा, या इससे आगे बढ़कर के वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद पे भी प्रतिबंध लगाएंगे, या कब लगाएंगे, इस स्टैंड को अब उनको क्लियर करना पड़ेगा। पर ध्रुवीकरण की जो सियासत है वो कोई नई नहीं है, तमाम तरह की पार्टियों पर ध्रुवीकरण करने के इल्जाम लगते रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मजहब के आधार पर देश को बांटना, जाति के आधार पर देश को बांटना, बोली के आधार पर देश को बांटना, गरीब और अमीर के आधार पर देश को बांटना, ऊंचे और नीचे के आधार पर देश को बांटना, अगड़े और पिछड़े के आधार पर देश को बांटना, ये शुरुआत कांग्रेस ने की थी। अंग्रेजों के जमाने से कांग्रेस ने जो संस्कार प्राप्त किए थे, उन संस्कारों के आधार पर निरंतर देश को बांटते हुए राज कर अपनी कुर्सी को बचाए रखना, राज में बने रहना, ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। अनेक तरह के प्रयास इस करने और समाज के विभिन्न तबकों को केवल वोट बैंक की तरह देखते हुए उनका तुष्टीकरण करने के जो उनकी पद्धति थी, अब वो एक्सपोज हुई है। और उसके चलते निश्चित रूप से देश के बहुसंख्यक समाज में एक नई तरह की दृष्टि इस विषय को देखने को लेकर के बनी। अब उसे ध्रुवीकरण का प्रयास अगर कोई कहे तो मुझे लगता है कि ये उनके देखने के नजरिया पर है। शेखावत जी, एक आखिरी सवाल, जालंधर लोकसभा सीट क्या लगता है बीजेपी के खाते में जाएगी? 100% जाएगी। जिस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है, जिस तरह के लोगों के का उत्साह दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोग आगे बढ़ कर के स्वागत कर रहे हैं, जिन गाँव में प्रवेश करने की भी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उन गाँव में आज हमें घर में बिठा करके जो है मनुहार की जाती है, चर्चा की जाती है, दूध पिलाया जाता है, लस्सी पिलाया जाता है। मुझे लगता है कि इन सब को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार जालंधर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की शुरुआत होगी। और जालंधर को आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की आवश्यकता भी इसलिए है क्योंकि जो भारत सरकार की योजनाएं जो ठीक से यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो जालंधर को माननीय मोदी जी ने दिया था, वो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी किस गति से और किस रास्ते से हो रहा है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो चीजें जालंधर को क्या कुछ खास मिलेगा, वो चीजें दुरुस्त हों और उन चीजों को हम और आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टिकोण से जालंधर में भारतीय जनता पार्टी का जीतना
आवश्यक भी है और लोग भी इस दिशा से देख रहे हैं, दृष्टिकोण से देख रहे हैं। एक बार सवाल फिर से, जलंधर को क्या कुछ खास मिलेगा अगर ये सीट बीजेपी की झोली में लोग डाल देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बनने के बाद में जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि से, और जो रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से काम हो रहा है, इन सब से जुड़े हुए विषयों पर हम प्राथमिकता के साथ में काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सो गजेंद्र शेखावत जी जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और बीजेपी मंत्री हैं, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जलंधर लोकसभा सीट है वो बीजेपी के खाते में ही जाएगी। खैर बहुत दिन दूर नहीं है, 13 मई की तारीख है वो जब लोग ये फैसला देंगे कि आखिरकार उन्होंने किस पार्टी के किस कैंडिडेट के हक में अपना वोट डाला है। फिलहाल अपडेट्स आपको देते रहेंगे, देखते रहिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी।